हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जहां कल हमने छोड़ा था। स्टेट ऑफ मैटर क्लास 11 चैप्टर नंबर 5। पिछले लेक्चर्स में हमने क्या क्या कर लिया एक बार मैं आपको बता देता हूं। अगर कोई बच्चा आप में से आज नया है तो वो एक बार देख ले पहली वीडियोस को। पहली वीडियो में स्टेट ऑफ मैटर का जनरल इंट्रोडक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडरवाल फोर्स, डाइपोल डाइपोल, वो सारा कुछ हमने कर लिया था। दूसरी क्लास में हमने किया था गैसियस लॉज, गैस के नियम। उसमें बॉयल्स का नियम, चार्ल्स का नियम, एवोगैड्रो, गैलुशैक, ये सारा पोर्शन कर लिया था। और हल्का सा हमने डिस्कस किया था आइडियल गैस इक्वेशन पर भी। तो मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा आइडियल गैस इक्वेशन से, ताकि वो थोड़ा सा 2 मिनट का जो पोर्शन था पीछे का पिछली क्लास का वो जुड़ जाए और आगे चले। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं रियल गैस इक्वेशन। पहले आइडियल गैस इक्वेशन, उसकी एडवांस फॉर्म क्या होती है, कैसे होती है, एंड देन वंडरवाल गैस इक्वेशन। तो आप सब लोग हेडिंग डाल देंगे आइडियल गैस इक्वेशन। शायद आपने हेडिंग तो पिछली क्लास में डाल लिया था। आपको पता होगा, मैंने बताया था कि देयर इज नो आइडियल गैस नोन इन नेचर। प्रकृति में कोई भी आइडियल गैस नहीं होती। इट इज जस्ट इमेजिनरी, काल्पनिक है। इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल आप कह सकते हैं। इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल गैस, कल्पना होती है एक ऐसी गैस जो बॉयल्स के नियम को, चार्ल्स के नियम को और एवोगैड्रो के नियम को फॉलो करती है एट ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। उसको हम आइडियल गैस कहते हैं। ये मैंने कहा था। अभी वैसे हमारा डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर भी बचा हुआ है बेटा, ये भी हमने करना है। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये भी हम करते हैं। तो अगर हम उन नियम की देखें, उनकी बात करें, ये है बॉयल्स लॉ, पिछली क्लास में डिटेल में हुआ। चार्ल्स लॉ हुआ, और चार्ल्स लॉ के बाद में आपका एवोगैड्रो लॉ भी हुआ था, गैलुशैक लॉ भी हुआ है, एवोगैड्रो, ये सब हो गया। और इसके बाद में हमने बात की थी आइडियल गैस इक्वेशन की। आइडियल गैस इक्वेशन ये, तो आप यहां देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा। बॉयल्स लॉ कहता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/P, मतलब P की बात करो तो यूनिवर्सली, मैं 1/P का डायरेक्टली बोला है। चार्ल्स लॉ कहता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। पहले वाले में टेम्परेचर कांस्टेंट, दूसरे वाले में प्रेशर। ठीक है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रख के वॉल्यूम यूनिवर्सली होता है प्रेशर के, यानी कि आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है हिंदी में अगर मैं बोलूं। और आयतन अनुक्रमानुपाती होता है टेम्परेचर के, कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। और एवोगैड्रो कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर मैं इन तीनों नियम को देखता हूं तो आपको क्लियर दिखेगा दैट V मैं लिख सकता हूं कंबाइन करके इनको, V डायरेक्टली टू NT/P लिख सकते हैं ना। यहां एक कांस्टेंट और ले लिया हमने nRT, और जो P नीचे था बेटा उसको मल्टीप्लाई कर दिया इधर, तो एक इक्वेशन बन जाती है PV = nRT। इसी को आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं, PV = nRT। n जो है यहां पर नंबर ऑफ मोल ये होता है। R जो है वो गैस कांस्टेंट है, ये याद करिएगा, ये कल मैंने नहीं बताया था। ये होता है गैस कांस्टेंट। इसकी डिफरेंट वैल्यूज हम कैलकुलेट करने वाले हैं, ये भी हमारा एक हेडिंग होगा। इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं स्टेट ऑफ मैटर की, तो R की जो वैल्यू होती है वो हम एटमॉस्फेयर लीटर में लेने वाले हैं। यहां पर जितने भी न्यूमेरिकल होंगे R की वैल्यू एटमॉस्फेयर लीटर पर डिग्री पर मोल उसमें लेंगे, तो आएगी 0.083 एटमॉस्फेयर लीटर पर डिग्री पर मोल। ये वाली वैल्यू अगर इससे अगले वाले चैप्टर की बात करेंगे जैसे थर्मोडायनेमिक्स, तो वहां पर 8.314 8.314, चूंकि वहां एनर्जी जो जूल में होती है, तो आर की कई वैल्यू होती हैं, अभी बात नहीं करते, बस R = गैस कांस्टेंट। T बेटा टेम्परेचर है, केल्विन में लेना है, ध्यान रखना है। टेम्परेचर कभी भी पूरी केमिस्ट्री में जब तक आप कैलकुलेशन करेंगे 11th 12th कहीं भी T डिग्री सेल्सियस में नहीं ले लेना, T हमेशा केल्विन में लेना होता है। P प्रेशर है और V वॉल्यूम है। थोड़ा सा एक्सपेंड करके अगर हम इसको लिखें, इसको एक्सपेंड करके अगर हम लिखें, तो
एन की जगह पे मैं लिख देता हूं एन, आपको पता है एन होता है मोल, और मोल को लिखते हैं बेटा जिसका मोल निकालना है उसका वेट ग्राम में अपॉन उसका मोलिकुलर मास, दैट इज मोल। तो मैं वही लिख लेता हूं यहां पर, यहां मैंने लिख लिया पी वी इज इक्वल टू मास अपॉन, वेट को मास भी लिख सकते हैं ना, मोलिकुलर मास इनटू आर टी, ऐसे करके। वी को मैं नीचे ले आऊंगा मास के, मास अपॉन वॉल्यूम डॉट आर टी बाई मोलिकुलर मास को कैपिटल एम लिखा और इधर कर दिया। पता चला ना पी इक्वल टू क्या हो गया, डी आर टी बाई एम। पी इक्वल टू हो गया मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी डॉट आर टी बाई एम, ये एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, और आर की वैल्यू अगर आप यहां से निकालना चाहेंगे ना तो ऐसे निकलेगी, आर इज इक्वल टू पी वी बाई एन टी। अगर एन टी पी पर निकालेंगे तो एन टी पी पर टी एन पी वी की वैल्यू लेकर के आर की वैल्यू निकल जाएगी। अभी नहीं करते बात, ये लिखा हुआ है यहाँ पर आपके सामने। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है कि इस लेक्चर में ये प्रॉब्लम आई थी, ये हमें समझनी है दोबारा से, या आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट भी लिख सकते हैं। ये हो गया भाई, है ना। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए जो मैंने, ये तो आपने नोट कर लिया होगा, यही P1 V1 अपॉन T1, n अगर एक मोल है तो वो R की वैल्यू निकाल के दिखाई। और पहले वाली इक्वेशन जो थी बेटा, देखिए PV इक्वल टू nRT, है ना, PV अपॉन T, चूंकि n एक मोल और R गैस कांस्टेंट, तो जैसे आप लिखते थे ना PV इक्वल टू कांस्टेंट, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ठीक वैसे लिखेंगे, चूंकि ये तो कांस्टेंट हो गए हैं दोनों, तो हम लिखेंगे P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं आइडियल गैस को। और जो अभी मैंने एडवांस फॉर्म लिखी है ना, P इक्वल टू डी आर टी बाई एम, तो क्या करते हैं, आर इधर रहने देते हैं, बाकी चीजें इधर ले जाते हैं, पी एम अपॉन डी टी, दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो मैं क्या करता हूं, अगर दो गैस है फिर इस तरीके से इक्वेशन बनेगी, P1 ये कैपिटल M है M1 अपॉन D1 T1 इज इक्वल टू P2 M2 अपॉन D2 और T2, ये एक इक्वेशन बन गई। तो ये डिफरेंट फॉर्म थी जिन पर हमें न्यूमेरिकल करने हैं, पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल इसी पर बेस्ड है। PV इज इक्वल टू nRT, nR कांस्टेंट ले लिया एक मोल के लिए, तो PV इज इक्वल टू RT लिखोगे ना, सो PV अपॉन T इज इक्वल टू R, सो वी कैन राइट P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ये तब जब दो गैस ली जाए और दो गैसों के एक कंपैरिजन में कुछ न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाए। डेंसिटी की फॉर्म में ले आए हम, डेंसिटी की फॉर्म में ला करके हमारा फॉर्मूला बन गया P इक्वल टू डी आर टी बाई एन। आर के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट करके देख लिया तो P1 M1 अपॉन D1 T1 इज इक्वल टू P2 M2 अपॉन D2 T2। अब कई तरीके से इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है, तो हमने उतनी गहराई में अभी नहीं जाना है। ये हो गया, यहां पर याद रखिएगा। ये वही डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ गैसियस सब्सटेंस, ये मैं कर चुका हूं अभी, है ना। वो डेंसिटी का फॉर्म में जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो यहां पर दी हुई है, उसको पक्का याद कर लेना है क्योंकि न्यूमेरिकल आएगा उस पर। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब पहले ले लेते हैं डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है, थोड़ा समझ लीजिए। देखिए कंटेनर है, जैसे घर में एलपीजी का सिलेंडर होता है जिससे खाना बनता है, उसके अंदर गैस है और मान के चलते हैं कि उसके अंदर 2 3 4 5 तरीके की गैस है। तो वो गैस जो कंटेनर है उसकी वॉल पर कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगी वो हमने निकालना होता है। तो डाल्टन कहता है कि टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ गैस ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर is equal to the sum of the partial pressure of the gases। मतलब total P is equal to small p1 plus small p2 plus small p3। ठीक है, यहां क्या लिखा है एक बार जरा देख लीजिए। इट स्टेट दैट द टोटल, यहां से स्टार्ट होता है, द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए मिक्सचर
ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस, क्योंकि आपस में रिएक्शन नहीं होनी चाहिए उनकी, नॉन रिएक्टिव गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस। मतलब टोटल जो P है, मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूं, ठीक से क्लियर नहीं दिख रहा है वो, P टोटल इज इक्वल टू बेटा P1 प्लस P2 प्लस P3 और डैश 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 डैश। P1 जो है पहली गैस का प्रेशर है, P2 दूसरी का है, P3 तीसरी का है। अगर एक गैस P1 प्रेशर एक्सेप्ट करेगी, दूसरी P2 करेगी, तीसरा P3 करेगी, तो टोटल जुड़ जाएगा। प्रेशर ऑफ ए ड्राई गैस कैन बी कैलकुलेटेड बाय सब्सट्रैक्टिंग वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फ्रॉम द टोटल प्रेशर ऑफ द मॉइस्चर गैस विच कंटेन वाटर वेपर टू। ये भी होता है, अगर कोई ड्राई गैस उसके अंदर है तो उसका हमें टोटल प्रेशर दिया होगा बाहर का, जिसमें वाटर वेपर भी होती है, दोनों का सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो केवल ड्राई गैस का प्रेशर आ जाएगा, इस पर न्यूमेरिकल बनेंगे। और प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए सैचुरेटेड वाटर वेपर इज कॉल्ड एक्वस टेंशन। याद करिए व्हाट इज एक्वस टेंशन, एक्वस टेंशन की आता है। क्लियर। अब एक काम और हो सकता है, हमने अभी निकाला है P इक्वल टू nRT बाई V, निकाला ना आपने, ऐसा निकाला है ना कैलकुलेशन आइडियल गैस इक्वेशन में। तो P1 की जगह चूंकि वो गैस P1 है तो उसका मोल मान लिया N1 है, R तो गैस कांस्टेंट होता है, वो बदलेगा नहीं, और चूंकि एक ही कंटेनर में वो सब भरी हुई है तो उस कंटेनर पे जो टेम्परेचर है सबके लिए सेम है, और जो उसका वॉल्यूम है वो सबके लिए सेम है, सिर्फ N1 अलग है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम ये लिखा है इसमें, यहां से कर लीजिए, देखिए। तो हमने लिखा N1 RT बाई V प्लस ये P2 का है N2 RT बाई V, ऐसे P3 का, तो इनकी जगह पर रख देंगे हम जो P टोटल आपने फॉर्मूला लगाया था, और फिर क्या करेंगे RT बाई V ले लेंगे कॉमन, तो क्या बना P इज इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस डैश डैश, बाहर आ जाएगा RT बाई V। जितनी भी गैस है उनके मोल जोड़ करके RT बाई V के साथ सेट कर दीजिए, तो टोटल प्रेशर एक्सर्टेड जो है वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर है कंसेप्ट, निकाल लेंगे ना, बेहद आसान है। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये आपका हुआ है आज। इस तरीके से भी फिर आप मोल फ्रैक्शन की टर्म में लेकर के आ सकते हैं उसको। ऑन डिवाइडिंग P1 बाई P टोटल वी गेट P टोटल, P1 बाई P टोटल नहीं, उसको ढूंढिए, ढूंढने से जो चीज मिल जाती है वो बहुत लंबे टाइम तक याद रहती है। फिर भी नहीं मिलती है तो फिर हमें जरूर लिखे, फिर संकोच नहीं करना है, शर्माना नहीं है, संकोच नहीं करना है, फिर जरूर पूछिएगा। और संडे के टेस्ट देने की आदत डाल लीजिए सब बच्चे, संडे को टेस्ट जरूर देना है सबने। अच्छा, बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस, डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, ध्यान है अभी कुछ टाइम पहले क्या कहा था कि देयर इज नो आइडियल गैस नोन इन नेचर। प्रकृति में कोई भी आदर्श गैस नहीं होती, ये महज एक कल्पना है, लेकिन ये जरूर है कि रियल गैस तो होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह 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 बहुत सारी। तो ऐसा हो सकता है कि अगर हम इन जो रियल गैस हैं, वास्तविक जो गैस हैं, इनको अगर हम किसी एक्सट्रीम कंडीशन में ले जाएं, एक्सट्रीम कंडीशन में, तो जरूर ये कुछ आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकते हैं। एक स्टेटमेंट सुनिए, आइडियल गैस चूंकि होती नहीं है, और आइडियल गैस जो होती है उनके अणुओं के बीच में आकर्षण बल शून्य होता है। अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैसेस इज 0। ठीक है, तो अगर हम ऐसा कर दें कि रियल गैस समझिए कि 1 लीटर है, हमने उसको 100 लीटर के कंटेनर में डाल दिया, तो गैस तो वो चीज है ना कि वो एक्सपेंड होती है, वो फैलती है, जितना बड़ा कंटेनर होगा उतना ही वॉल्यूम हो जाएगा उसका। और हमने उसको गर्म कर दिया बहुत हाई टेम्परेचर पर, उधर प्रेशर हमने घटा दिया कि 100 से भी ज्यादा कैपेसिटी पे एक्सपेंड हो सकता है। तो होगा क्या, गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से इतनी दूर हो जाएंगे कि अट्रैक्शन फोर्स 0 होने लगेगा, और जैसे ही अट्रैक्शन फोर्स 0 होगा, दैट गैस विल बिहेव लाइक एज एन आइडियल गैस।
ठीक है, यही हमें करना है, हेडिंग यही है कि बिहेवियर ऑफ रियल गैस, आदत जो रियल गैसेस होती है उनका बिहेवियर, वो डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। ठीक है, अब कैसे होगा भाई, पी वी वैल्यू डिक्रीज आफ्टर इंक्रीज इन प्रेशर। पी वी जो पी वी इक्वल टू एनआरटी था, तो उसमें पी वी की वैल्यू डिक्रीज एंड इंक्रीज इन प्रेशर एंड reaches to a maximum value characteristic of gas। ठीक है, लिख लिया। After the PV value start increasing, the curve then cross the line of ideal gas। पहले हमने जो ग्राफ प्लॉट किया था, ग्राफ है पीवी अपॉन आरटी में, तो पीवी अपॉन आरटी तो कांस्टेंट हो गया, तो एक ग्राफ हमने प्लॉट किया पीवी अपॉन आरटी एंड प्रेशर में। ठीक है, पीवी अपॉन आरटी और प्रेशर में, तो आइडियल गैस तो क्या होता है, आइडियल गैस तो कांस्टेंट हो गया ना पीवी अपॉन आरटी। लेकिन रियल गैस के लिए क्या होता है, देखिए रियल गैस के लिए ये वाला ग्राफ देखिए, यहां लिखा है 200 केल्विन, अगर टेम्परेचर 200 केल्विन है तो इस तरीके का ग्राफ, 500 केल्विन है तो ये वाला ग्राफ, और 1000 केल्विन है तो ये वाला ग्राफ। आप देख रहे हो ना, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, अभी मैंने आपको कहा था जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वो गैस जो रियल गैस है वो आइडियल बनती चली जाएगी। तो इसके लिए एक रिजल्ट निकला कि एट ए वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी लो प्रेशर, वेरी हाई टेम्परेचर एंड एट, ठीक है, वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी लो प्रेशर ए रियल गैस कैन बिहेव लाइक एन आइडियल। वजह क्या है, क्योंकि मोलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे एंड द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द मोलिक्यूल एट दैट टाइम कैन बी कंसीडर्ड टू बी जीरो एंड इट विल बिहेव लाइक एज एन आइडियल गैस। बट एक्चुअली देयर इज नो आइडियल गैस, वी कैन जस्ट इमेजिन, हम केवल कल्पना कर सकते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो जब वो गैस आइडियल की तरह बिहेव करेगी तो रियल गैस की जो इक्वेशन होती है वो भी काम नहीं करेगी और वो काम करने लगेगी पीवी इक्वल टू एनआरटी पर। तो अब हम अगली क्लास में यही करने वाले हैं कि रियल गैस इक्वेशन क्या है, उसको वंडरवाल गैस इक्वेशन भी बोलते हैं, दैट P प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में V माइनस एन बी। इस पर IIT में क्वेश्चन पूछा गया था। कल हम यानी कि नेक्स्ट क्लास में वंडरवाल गैस इक्वेशन और उससे आगे की चीजों पर बात करेंगे। तो प्लीज आप ये जो आज मैंने कराया है, जितने फॉर्मूले हुए हैं एकदम पक्के कर लीजिए, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल करने हैं और जब न्यूमेरिकल करेंगे तो पेज पलट के पीछे नहीं देखना है बच्चे आपको। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।